चले आइए, समाकलित वेग समीकरण। हाँ बस एक मिनट। इंटीग्रेटेड वेलोसिटी इक्वेशन, वेलोसिटी इक्वेशन यानी समाकलित वेग समीकरण। बैठिए 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 बैठो बैठो, इधर से बैठिए, थोड़ा संभल के बैठ जाओ। चले बाबू, तो देखिए बेटा, समाकलित वेग समीकरण होता क्या है। कल वाला थोड़ा सा लिखे हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। तो रिपीट कर रहा हूं तो थोड़ा सा बेस में जाकर आपने पढ़ा था कि किसी भी अवक्रिया के सांद्रण परिवर्तन की दर को अवक्रिया का वेग कहते हैं। बोलिए, ऐसा पढ़ा था। तो आप यहां पर इसी को मेंशन करेंगे कि हम जानते हैं। पहले एक एक शब्द को ध्यान दीजिए, कल का आप मेंशन कर लिए हैं। आज मैं उसी की सहायता से इसको हल करूंगा। और कल बताए थे कि 4-5 आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, 5 में से 2 ही का हमको इंटीग्रेटेड पढ़ना है। वैसे आप कहेंगे तो हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन जो आपका कोर्स कह रहा है उसको हम आइए देखिए। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग कहते किसे हैं। तो आपने कहा कि किसी भी हो रही अभिक्रिया में जब कोई अभिकारक भाग लेकर कोई उत्पाद बनाता है तो उसके सांद्रण परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अर्थात अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्र परिवर्तन की दर, अर्थात dx अपन dt। अब आप देख सकते हैं अगर किसी का हम dy dt ले लेते हैं तो यह अवकलन हो जाता है। तो कल आपने सुना कि जिस हिसाब से सांद्र परिवर्तन होता है वह समय के सापेक्ष होता है। तो अगर हम इनके और इनके बीच में ग्राफ खींचे तो हमको सांद्र परिवर्तन की जो दर मिलती है वह त्रुटिपूर्ण मिलती है ना। अतः इसी त्रुटि को दूर करने के लिए हम इसका अवकलन नहीं समाकलन करते हैं, और जब समाकलन कर दे तो यह त्रुटि दूर हो जाती है और अब जो हमें वेग का समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, सही है। देखिए, आप कोई तकलीफ हो तो बताइए। तो कल का हमने ये कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, आज हमको डिराइव करके वैल्यू लेना है। तो आइए लेते हैं। बोले, इतना में कोई डाउट है? तो अब हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि माना कोई एक अभिकारक ए है जो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, राइट। T1 बराबर 0 आवर में इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब dt समय बीतता है तो सांद्रण में dx का परिवर्तन हो जाता है। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना चले माना कोई एक अभिकारक ए अवक्रिया करके कोई उत्पाद बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। आइए बेटा, आइए बेटा, बैठिए बैठिए, गुड मॉर्निंग। उधर से बेटा, हाँ चले बेटा, गुड मॉर्निंग, बैठिए, चले बैठिए, थैंक यू। हाँ चले बेटा, बोलिए, प्रॉब्लम परेशानी हो तो बताएं।
अभी क्या कमेंट किया? उत्पाद बना रहा है, ये उत्पाद बन रहा है। तो T1 बराबर 0 समय में, अब बताइए जब 0 समय है तभी कोई मॉलिक्यूल नहीं टूटा है, तो सांद्र परिवर्तन 0 है। T1 बराबर 0 समय में सांद्रता 0 है। सांद्रता कितनी है बेटा? 0 है। और dt समय लिखे बेटा? नीतीश बोलना बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी तो। dt समय पश्चात सांद्र में परिवर्तन dx होता है। सांद्र में परिवर्तन dx होता है। ओके ओके, थैंक यू बेटा। राइट है। अतः अब कल का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जिसको दोहरा भी दिए। अतः बोलिए, वेग के नियमानुसार बताइएगा क्या नियम था बेटा? कि किसी भी अवक्रिया का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान, उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो लिख दिया वेग के अक्रिया, वेग के नियमा, बोलिए अक्रिया का वेग समानुपाती ए का सक्रिय द्रव्यमान। समझ आ रही है? अब आप बताइए मुझे, बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक देंगे, दे दिया स्थिरांक, और अब हमने यहाँ लिख भी दिया जहां की एक कांस्टेंट जिसे आप लोग क्या बोलते हो, वेग स्थिरांक। आप बोलिए पुरोशानी। अब यहाँ चलिए, अभी यहाँ पर दोहराए थे कि आपको भूल ना जाए इसलिए दोहरा दिए थे अभी अभी। बोलो, सांद्र परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो dx by dt इज इक्वल टू के। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमारे पास अवक्रिया का जो कोटि होती है वह कुल 5 होती है। शून्य अवक्रिया की कोटि, प्रथम अवक्रिया की कोटि। तो अब हमको इसमें से 2 कोर्स के हिसाब से पढ़ना है, तो पहले शून्य को ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। बोलिए बेटा, ठीक बात है। अब कल का क्या पढ़े हैं आप कि अगर कोई अवक्रिया 0 ऑर्डर की है तो उसका वेग उसकी सांद्र अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर, अर्थात उसकी सांद्रता के घात 0 हो, ऐसा पढ़े। समस्या आइए बोलते। तो बोलिए, अब इसके लिए यहां से शुरू करते हैं। देखिए यहां से सीखिए, हम dx अपॉन इज इक्वल टू के ए का सक्रिय, अब तेरी गुणा कर लीजिए। समझ आ रही है? चलिए, तो अब हम इसका तिर्य गुणा करना चाहेंगे। dx बराबर के ए इंटू डी टी आ गया। अब यहां से चलिए, अब आपको याद रहे कि अवक्रिया का जो कोटि 0 का होता है वह अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के 0 घात पर निर्भर करता है, अर्थात वह उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बोला गया। अब आइए dx बराबर
के ए इंटू डी टी इंटीग्रेट करना है, करिए। पहले सीख लीजिएगा दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर, और इंटीग्रेशन, समाकलन, अवकलन सभी सूत्र पढ़ा दिया हूं, फिर भी जिसको जहां प्रॉब्लम होगी जरूर पूछ लेगा। दोनों पक्षों का इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर इंटीग्रेशन के ए इंटू डी टी। बोलिए कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसके किसने घात पे होगा, कठिनाई शुरू। अब बताइए, इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर इंटीग्रेशन के डी टी, किसी के भी घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। अब बोलिए, कर दिया मैंने। और अब बताइए, खोल दें, इसका सूत्र आता है आप लोग भूल गए। इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डीएक्स बराबर एक्स प्लस सी, जहां सी समाकलन स्थिरांक है। इसका कुछ नहीं तो ये 1 dx हो गया, और इसका इंटीग्रेशन है तो ये आता है। अगर ये सब भी नहीं आता है तो बोले और नीचे चल के बता। उसी तरह अगर हम वहां टी का करें तो dt बराबर क्या हो जाएगा, t प्लस सी। प्रॉब्लम बता दें, आइए पहले इसको भी खोल दीजिए। इंटीग्रेशन dx, बोलिए हमको t के सापेक्ष लेना है, dt ये तो स्थिरांक है। अब बोलिए x के t प्लस सी, समस्या प्रारंभ, समझ आ रही है। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा सा मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा पहलू बनाने में आसान हो जाए। बोलिए ये तो आप जान ही गए हैं कि शून्य अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की जो दर होगी वह सक्रिय द्रव्यमान के शून्य घात पर डिपेंड करेगी, ऐसा ही पढ़े हैं, तो बोले लिख दिया। अब या करके अगर मैं लिखूं तो क्या इसे dx बराबर के dt लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समस्या। और अब यहाँ इक्वेशन नंबर, तो इस तरह मैंने लिख दिया ताकि यहाँ से काम बन जाए। अब यही चीज चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, चाहे ऐसे भी कर सकते थे, कठिनाई है। अब आइए, अब यहाँ से हल करिए। यदि t बराबर 0, तो बोलो उस समय कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं है, तो देन x इज इक्वल टू 0। तो अब बोलिए 0 बराबर k प्लस सी, दिखाई दे रहा है, देख लीजिए x का वैल्यू 0 है क्योंकि उस समय कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं है, या अगर हम t समय बात कर लेते हैं तो भी काम बन जाएगा। यहाँ से t बराबर 0, तो अगर t बराबर 0 कर दे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिए, समझ में आ रही। बोलिए t बराबर हमने 0 कर दी, राइट है, तो c बराबर भी 0 हो जाएगा। ले लीजिए, देखिए t बराबर 0 तो कोई सांद्रण परिवर्तन नहीं, लिख देते जिससे सुविधा हो जाए। हो गया। अब बोलिए 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी। अब बताइए क्या c बराबर 0, अब उठा के समीकरण 2 में इंटीग्रल कांस्टेंट का मान रखने पर c का मान रखने पर, तो बोलिए आप जब यहाँ वैल्यू रख देंगे c का, तो x बराबर kt आ जाएगा, यानी बात आ गई ना। अर्थात ये कह रहा है कि x बाई टी हमेशा कांस्टेंट है ना। तो यही है इसका समाकलित समीकरण। अब कोई डाउट है?
आप जल्दी से कर लीजिए तब इसके आगे बढ़े, या कठिन लगा हो तो बोलिएगा फिर समझा। तो अब बताइए कोई दिक्कत, समझने में कोई कठिनाई नहीं। अब हम आपको इस पर एक दो नंबर के सवाल बताएंगे। जैसे एक सवाल तो यही है कि शून्य अवक्रिया की कोटि का समाकलित समीकरण बताइए, और दूसरा सवाल है कि इसके लक्षण क्या है। तो अब दीजिए लक्षण, याद रखिए किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर। जल्दी जल्दी करिए, बस केमिस्ट्री 10 दिन में खत्म है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए लक्षण दीजिए, पहला लक्षण
पहला लक्षण है, इधर मिटाऊंगा तो बताऊंगा। आइए देखिए, सीढ़ी वाला बंद कर देना बेटा। देखिए पहला लक्षण क्या है, जरा सब समझेंगे तब आएगा। आप देखे थे कि जब कोई एक अभिकारक कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो बोलो T1 बराबर 0 टाइम में कोई भी इसका पार्ट नहीं टूटा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, और आपने पिछले दिन के लेक्चर में कहा था कि यह 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अतः ये पूरी जितना भी आप लोगे सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, अर्थात इसकी सांद्रता पर कोई निर्भर नहीं करता। तो जब कोई निर्भर नहीं करता तो बोलो टाइम के साथ साथ इसकी सांद्रता लगातार चेंज हो रही है, अर्थात अगर हम ये कहें कि पहले हमने 2 ग्राम लिया था तो टाइम बीतता गया तो ये 2 से घटते 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 0 हो गया। इसका मतलब कि इसकी मात्रा लगातार कम हो रही है। तो अगर हम एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर सांद्रता में को प्रदर्शित करें और इनमें ग्राफ खींचे, तो जैसे जैसे समय बताइए बीतता जा रहा है, बोलो इसकी सांद्रता लगातार घटती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी अगर आप खींचे तो स्लोप आपको बताओ डाउनवर्ड मिलेगा, नहीं समझ आया। अगर इसकी मात्रा 2 ग्राम थी तो 1.99 1.98 घटते 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 एक एक के बाद फिर आ गया होगा 0.9 0.8 घटते घटते 0। ये देखिए इस समय इसकी सांद्रता सबसे अधिक थी, और अब लगातार समय जैसे जैसे यहाँ इसको पढ़ने आ रहा है आपको, ये बोलो टाइम बराबर 0, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है बोलो इसकी सांद्रता घट रही है। तो ये स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे, और अगर बढ़ती जाती तो स्लोप कैसे जाता, नीचे से ऊपर। समझ आ गया, कठिन हो गया। तो इसलिए इसका स्लोप नीचे जा रहा है, अर्थात अगर ये देखो तो ये y बराबर mx प्लस सी, रेखा की भाषा में, गणित की भाषा में इसे, कल भी मैं इसी बात को बोल रहा था कि बेटा तुम ध्यान देना, इसी को ढाल ही कहते हैं, इसी को प्रवणता कहते हैं। तो ये देखो ये तुम्हारे y बराबर mx प्लस सी, तुम लोग कक्षा 10 में पढ़े होगे अंतःखंड का समीकरण, प्रवणता रूप और लंब रूप का समीकरण। x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1, इसे अंतःखंड का समीकरण कहते हैं। y बराबर mx प्लस सी, इसे प्रवणता रूप कहते हैं। और x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, इसे लंब रूप कहते हैं। तो ये कौन है, प्रवणता रूप, ये है फॉलो कर रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह बनाएंगे, क्लियर। तो लो पहला लक्षण बोले, लिखो शून्य कोटि की सभी अभिक्रियाएं यही चीज जो अभी बोले, y बराबर mx प्लस सी, आ रहा है बेटा, y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य होती हैं। समतुल्य होती है, कह रहा हूं, अर्थात ये वाला जो कह रहा हूं, अर्थात अगच्छ पर dt माने समय, यह दिक्कत हो तो लिख लो समय में होने वाला परिवर्तन। dt और y अक्ष पर
डी अक्ष यानी कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन का मान रखकर ग्राफ खींचा जाए ग्राफ खींचा जाए तो इनका ढाल हो गया लगातार ऊपर से नीचे की ओर ऊपर से देख रहे हैं ना स्लोप डाउन हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर आता है। समझ आ गई? नीचे से अरे ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो बताओ ये स्लोप क्या दिखा रहा है? गिरावट दिखा रहा है कि वृद्धि दिखा रहा है? अतः गिरावट, यही चीज मैंने यहाँ कहा था कि 2 से देखो घटते 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 घटते, जैसे समझाने के लिए कहा था। इसका मतलब कि इसका ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, अतः इसका स्लोप का ढाल नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसका स्लोप बोलो क्या आएगा? समझ आ गई? लिख लो। अतः इसकी ढाल क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? यानी कि वो y बराबर mx प्लस सी को फॉलो कर रहा है। समझ आ रही है? अब आते हैं दूसरे लक्षण पर। दूसरा लक्षण देखो वो बता रहा है x बाई टी बराबर k, मतलब सांद्र परिवर्तन का जो दर है वो नियत है, जिसे हम वेग स्थिरांक कहते हैं। इसका मतलब कि अगर हम यक्स और टी में ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी हम आपको ऐसा कहना चाहेंगे, ये देखिए एकदम अच्छा बोलिए, इसको लक्षण याद करने में कोई दिक्कत? बस खाली रिएक्शन देख लिया आपका काम क्लियर। जैसे ये देखिए बोलिए एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष मूल बिंदु। अब इस पर टाइम बताइए सेकंड में दिखा दें, और यहाँ वाई अक्ष पर दिखा दें कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, राइट। अब देखिए एक्स बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर हम यहाँ सांद्रता है तो वो देखिए एकदम से स्ट्रेट लाइन है। यानी ये क्या दर्शा रहा है कि जैसे ये देखिए क्या दर्शा रहा है, ये जो है टी के समांतर जा रहा है, तो यहाँ टी का मान 0, और यहाँ लंब डालें तो टी का मान 0 से बढ़ गया, यहाँ डालें तो मैक्स हो गया। अर्थात समय जैसे जैसे भी बदल रहा है लेकिन सांद्र में कोई परिवर्तन, अर्थात वेग कांस्टेंट। इससे साबित होता है कि शून्य अभिक्रिया की कोटि का सांद्रण परिवर्तन की दर यानी वेग सांद्रता अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आगे बात समझ? तो इसलिए आपको कंपटीशन में जब बैठोगे तो ऐसे ग्राफ और ऐसे ग्राफ रहेगा, तो आपसे कह देगा ग्राफ देख के बताओ कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जब ये देखना कि इसका सूत्र y बराबर mx प्लस सी दिया है अथवा स्लोप निगेटिव दिया है, तो जान जाना कि ये स्लोप डाउनवर्ड में जा रहा है, अर्थात 0 ऑर्डर है। और अगर कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींच करके वेग को कांस्टेंट रखा गया है, इसका मतलब तो भी ये 0 ऑर्डर। तो अब ये बना के सेकंड पॉइंट लिख प्रॉब्लम। बोले लिखिए अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती।
सांद्रता पर निर्भर, इसलिए दर व सांद्रता के बीच देखना है, दर व सांद्रता के ग्राफ खींचा जाए तो यह हमें एक समानांतर रेखा प्राप्त होती है। सही है। तो ये था बेटा शून्य अभिक्रिया का समाकलित समीकरण और उसके लक्षण। अब आप लोग बताइए, अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो दोबारा समझा दें। तो अब आगे बढ़े। अब हम आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे जा रहे हैं ले जाकर। कहा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी प्रथम अभिक्रिया की कोटि। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया जाए प्रथम अभिक्रिया की कोटि। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आपको याद होगा, आपने अभी हाल में पढ़ा कि किसी भी हो रही अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती है अथवा उसके घातों का योग एक है तो उसे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अर्थात जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह यह अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसकी तरह निर्भर नहीं करती है। ये नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोल गया? क्या भी प्रॉब्लम है? तो आइए अब हम आपको हल करने के लिए ले जाते हैं। पकड़िए, माना कोई एक अभिकारक ए है जो कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसके लिए गए मोल अणुओं की कुल संख्या ए है। टी बराबर 0 समय में, T1 बराबर 0 समय में इसका कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ। फिर समय बीतने पर अब इसके मॉलिक्यूल टूटने लगे। तो अब बताओ कितनी अभिघटित मात्रा बच गई? A-X। अगर dt समय में हुआ विस्थापन सांद्रण परिवर्तन dx हो तो अब हम बताओ वेग नियम से निकाल लें। माना कोई एक अभिकारक A कोई एक अभिकारक A कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट जिसकी ली हुई E मोल है।
t1 बराबर 0 समय में कोई भी मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे। अतः सांद्रता 0 है। टी समय पश्चात टी समय पश्चात सांद्र में परिवर्तन x होता है, अर्थात x मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं। x मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, हो गया। और dt समय में होता हो dx होता हो तो अवक्रिया वेग के नियमानुसार क्या पढ़े हैं? अवक्रिया का वेग के समानुपाती होता है। चाहे इसी को आप कह सकते हैं अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। लिख देता हूं। अब बोलो इसके ऊपर घात कुछ नहीं तो एक है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसका सक्रिय द्रव्यमान यहाँ देखो निकाल दिया। अब dx by dt बराबर a माइनस एक्स x इज इक्वल टू के dt। अब आपको चाहिए इंटीग्रेटेड समीकरण, तो दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन लेंगे। कठिनाई दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, राइट। बोलो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इंटीग्रेशन के dt। बोलो अब जो मैथ पढ़ते हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बायो वालों को तोड़ तोड़ बता दे रहे हैं। बोलो इंटीग्रेशन 1 बाई a माइनस एक्स dx लिख सकते हैं बराबर के इंटीग्रेशन dt। अब इसका सूत्र बताता हूं। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx बराबर log x। 11 के फिजिक्स में कुल पढ़ा दिया गया है। तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, इसीलिए मैं लिख भी देता हूं कि जिसको याद नहीं है वो समझ ले। 1 बाई एक्स इज dx बराबर, अब फिर x का करते हैं तो 1 हो जाता है और ये पॉजिटिव है। उसी तरह यहाँ बोलो अगर टोटल को मान ले x तो वो फार्मूला हो गया। देखना पहले, घबराना नहीं। बोलो log a माइनस एक्स, अब a का करेंगे 0, x का करेंगे -1। आगे समझ में, जैसे वहां समझा रहे थे। इतने का हो गया log x का करो तो यहाँ गुणक 1 है, पॉजिटिव है। यहाँ करोगे तो -1, ये अचर राशि है, अचर राशि का 0। इसका हो गया -1, तो -1 का गुणक। अब इसका करो के, बोलो अभी अभी इसका बताए थे t प्लस सी, इक्वेशन नंबर
जहां सी समाकलन स्थिरांक है। अभी मिटा दें, अभी डाउट है देख लो, जहां सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। अब बताओ, जब t बराबर 0 था तो बोलो कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुआ था, माइनस log a माइनस 0। देखो देखो देखो, परेशानी बराबर k इंटू 0 प्लस सी। अब बोलो 0 बराबर सी। अब बोलो हमने समाकलन स्थिरांक निकाल लिया, अब वो उठा के एक में डाल दे। सी का मान रखने पर माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी, बोलो माइनस log a log a माइनस एक्स बराबर के टी। नहीं आएगा, पक्षांतर कर लिए हैं। अब बोलो क्या के टी बराबर log a बटे a माइनस एक्स हो जाएगा? कोई बात नहीं, जो लोग को नहीं पता है वो जान ले। log m माइनस log n बराबर log m आई n, एक अच्छा 9 का सूत्र है घातांक का। log m अपान n बराबर log m माइनस log n। जरा देखिए, अगर इसको m मान ले इसको, तो log m माइनस log n बराबर ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए log m ये माने थे, n ये माने थे, लिख दिए। अभी दिक्कत है, अब आइए बढ़े आगे। तो k बराबर 1/t, बोलो t का भागा हो जाएगा log a बटे a माइनस एक्स। अब टू 2.303/t log बेस 10 एक्सपोनेंशियल 10 पे हो गया, इसका ये वैल्यू होता है। तो a अपान a माइनस एक्स आ गया फार्मूला। इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का समाकलित समीकरण, जहां k क्या है, वेग स्थिरांक, t क्या है, समय, a प्रारंभिक मात्रा अभी भी लिखा हो, और a माइनस एक्स माने अविघटित मात्रा, मतलब जो अभी टूटने के बाद बच गई है। एक्स डिसोसिएट हो गया था, अब पूरे मात्रा में से इसको घटा दिए तो जो बच गई वो ये है। तो इसको हम बची हुई मात्रा या अविघटित मात्रा कह सकते हैं। सही है, कौन क्या पता चल गया। जहां k है वेग स्थिरांक, a है अभिकारक की प्रारंभिक मोल अणुओं की संख्या, और बोलिए x क्या है, वियोजित अणुओं की संख्या, मतलब जो टूट चुका है। तो a माइनस एक्स क्या है, अवियोजित, मतलब जो अभी बच गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं शेष या अवियोजित, मतलब जो अभी नहीं टूटा है, जो नहीं टूटा वही ना शेष है। तो ये शब्दवा लिखने को जो दिया जा रहा है वो ध्यान देना है, शेष कहिए चाहे अवियोजित कहिए। फिर से, और ये तो नहीं दिक्कत है कहां से आ गया, उसका वैल्यू है, जल्दी कर। तो इसी को हम कहते हैं
फर्स्ट अभिक्रिया की कोटि का समाकलित समीकरण। और आपने शून्य का देखा था, क्या आया था? शून्य का आया था x बटे टी बराबर के, यानी x बराबर के टी। समझ गए? वेग स्थिरांक को ही बेटा क्षय स्थिरांक भी कहते हैं। क्षय मतलब टूटने का स्थिरांक। तो ये नाम भी चाहे लिख लें चाहे याद रखें, सवाल वाल में ये दर्शन देंगे। हाँ बेटा चले, तो कौन क्या समझ आ गए? तो अब यहाँ कमेंट कर दीजिए, इसी को हम प्रथम अभिक्रिया की कोटि का समाकलित समीकरण कहते हैं।
समाकलित समीकरण कहते हैं। अब आइए बात करिए अर्ध आयु की। अर्ध आयु अर्ध आयु या इसी को कहते हैं अर्ध जीवन काल। अंग्रेजी में कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अर्ध जीवन काल यानी कि अर्ध आयु, इसकी परिभाषा बड़ी सरल है लेकिन समझना थोड़ा सा उसमें जरूरी होता है, क्योंकि आप जब समझते नहीं हैं तो बड़ा हल्के में ले लेने से आपको अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि इस बोतल में इतना पानी है, तो अगर इतना खाली हो गया तो आप कहोगे कि ये अर्ध भाग खाली हो गया, यानी कि इसका आधा ही बचा हुआ है। तो ये चूंकि हम दैनिक जीवन में रोज देख रहे हैं, आप अपनी रिफिल को देखिए, आपकी रिफिल पूरी भरी है, अगर उसका आधा खाली हो जाए तो आप क्या कहते हैं, आधा खाली हो गया, यानी कि अब अगला भी आधा खाली हो जाती खत्म हो जाएगा। बस यही दृष्टिकोण आप अपने मस्तिष्क में ले लेते हैं, क्योंकि ये रोज दिन रात हम यही कर रहे हैं। लेकिन अब आपको यहाँ थोड़ी समझदारी लाना है, क्योंकि जो आप समझ रहे हैं ये वैसा नहीं है। इसलिए हमको कुछ ऐसा कहना है कि किसी भी पदार्थ का अर्ध जीवन काल वह समय होता है जितना में वह अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। थोड़ा सा समझिए, मैं एक बार फिर से कहूंगा। जैसे यहां तक एक हिस्सा था, तो मान लीजिए 100 दिन में यह आधा हो गया, तो इसका अर्ध जीवन काल 100 दिन का हो गया। तो अब आपका दिमाग क्या सोच रहा है कि अगले 100 दिन में ये खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है ना। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं सोचना है। 100 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो ये आधा रहेगा, तो अगले ऑब्जर्वेशन के लिए ये ना अब आपकी प्रारंभिक मात्रा होगी, तो अगले 100 दिनों में वो इसका आधा हो जाना चाहिए। फिर अगले 100 दिन बाद जब देखेंगे तो इतना बचा रहेगा, तो फिर अगले 100 दिन में इसका आधा हो जाना चाहिए। अब बात समझ में आ गई? यानी आप जिस हिसाब से सोच रहे थे, जैसे गणित के हिसाब से कि 100 घंटा में ये आधा खाली हो गया, तो अगले 100 घंटा में वो पूरा खत्म। तो यही बात हमको नहीं सोचना है, क्योंकि हम व्यवहारिकता के ज्ञान से यही सोचते रहे हैं, और वो इस तत्व के लिए नहीं सोचना है। जब 100 दिन के बाद ये आधा रह गया, तो अब हमारा अगला ऑब्जर्वेशन जहां से चलेगा उसकी प्रारंभिक मात्रा ये रहेगी जहां से हम अध्ययन कर रहे हैं, और अगले 100 दिन में वो इसका आधा होगा, फिर अगले 100 दिन में इसका आधा होगा, फिर अगले 100 दिन में, अर्थात ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये अर्ध जीवन काल है। क्या बात समझ आया आपको? अभी मैं बताता हूँ, क्लियर हो गया? तो अब अगर कोई पूछे कि अर्ध जीवन काल क्या है, तो यही कहना है कि किसी भी पदार्थ का अर्ध जीवन काल वह समय है जितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, मतलब आधा बच जाता है, वह उसका
अर्ध जीवन काल कहलाता है। समझ आ गई आपको? एनी डाउट्स? का अर्ध जीवन काल 100 वर्ष का है, तो अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा 2 ग्राम थी, तो बताओ अगले 200 वर्ष में, यानी अगले 100 वर्ष में वो खत्म हो जाएगा या बचेगा? तो आप अब जो सुने हैं उसके हिसाब से समझ गए हैं कि वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगले 100 साल में जो बचा हुआ है अब वो इनिशियल हो जाएगा और अब वो अगले सेगा वो उसका रेस्ट होगा। देखिए यहां लिख दिया हूं अर्ध आयु, टी हाफ का मतलब अर्ध आयु। पहले डाटा समझिए, उतारिए मत, समझिए। ये है तत्व की प्रारंभिक मात्रा और ये है तत्व की अविघटित मात्रा। समझ रहे हैं? अविघटित, बोलिए। कोई तत्व की एक मात्रा लिया, अभी कुछ भी नहीं टूटा है। अब अगर इसका अर्ध आयु 100 वर्ष है, तो बोलो 100 वर्ष के बाद ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा टूट जाएगा, तो आधा टूट गया, टूट गया, तो बोलो आधा बच गया। कठिनाई? अब अगले 100 वर्ष में आया, तो अगले 100 वर्ष में बताओ ये जो बची हुई मात्रा है वह शेष होगी। क्लियर होगी? तो अब बोलो इसका टूटेगा, तो 1/4 यहां लिखते हैं, 1/, समझ आ गया? और अब कितनी मात्रा अब उसकी शेष रहेगी? 1 में से इसको घटा दीजिए, 3/4, ये अविघटित हो गई। अब यहाँ लिख दिया अविघटित मात्रा। क्लियर हो गई? अब समझ आ रही है? इसी तरह ये हमेशा क्या होता जाएगा, वो अपने प्रारंभिक का आधा होता जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो बात समझ आ गई आप लोगों को? तो क्या कहना चाहिए आप बताइए? आप कहना चाहिए कि किसी भी तत्व की अर्ध जीवन काल या अर्ध आयु वह समय है जितने में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। क्लियर हो गई? लिख दीजिए, किसी भी तत्व का अर्ध जीवन काल अर्ध जीवन काल वह समय है जिसमें वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का प्रारंभिक आधा शेष रह जाता है। आधा, अब समझ आ गई? आधा शेष रह जाता है। ठीक बात है? बोलिए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को उसका अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब बताइए, ठीक है? इसे हम डिनोट करेंगे टी हाफ से, जैसे अभी देखे थे ना, T/2 लिखे थे।
तो उसे पढ़ेंगे टी हाफ। याद रखिएगा इस संकेत तो वही टी हाफ है, इसे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। ये रहा, इसे टी हाफ यानी अर्ध आयु, यानी टी बटे 2 में 2 संख्या कैलकुलेशन में नहीं आएगी, ये संकेत है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 2l मानते थे, तो 2l टोटल था, वो 2 अलग l अलग नहीं था। लिया अर्ध आयु कहेंगे। तो आइए अब हम आपको इस सूत्र को बताए हैं, तो इस सूत्र में और स्थिरांक में संबंध बता दें। अर्ध जीवन काल एवं क्षय स्थिरांक, अभी बोल रहे थे वेग स्थिरांक को आप लोग क्षय स्थिरांक रैंक में संबंध रिलेशन लिए जाए। बोलिए अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि K बराबर 2.303 अपॉन टी log E बेस 10 A अपॉन x, जहां आपने कहा था A प्रारंभिक मात्रा है और इसको आपने कहा था बची हुई मात्रा है, यानी अविघटित मात्रा है। तो अब आप इसके सिद्धांत से बताइए। आपने कहा कि अर्धायु वह समय, देखिए यहां लिख रहा हूं, परिभाषानुसार क्या आपने कहा, अर्ध आयु वह समय है जिसमें कोई भी तत्व अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, शेष रह जाता है, उस समय को अर्धायु कहते हैं। तो बताइए अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा A थी तो ये कौन है, शेष मात्रा। तो इसलिए यदि प्रारंभिक मात्रा A है तो बोलो शेष कितनी होगी, A/2, यानी कि अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा, यानी कि यह बचा हुआ मात्रा A माइनस एक्स है। तो इसलिए बोलिए A माइनस एक्स बराबर, और उस समय को हम अर्धायु कहेंगे जिसे आपने कहा कि टी हाफ से शो करेंगे। कठिनाई है, अब उठा के रखिए K बराबर 2.303, बोलो अब इस समय को आप अर्धायु कहेंगे, T/2 log E बेस 10 A और A/2, कठिनाई है, बोलिए 2.303/T/2 log E बेस 10 कट log 2, समस्या। अब बताइए 2.303 log 2 log 3 log 5 log 10, ये तो आपको जबानी याद रहता है, जिसको नहीं याद है वो 10 का पढ़ डाले। log 2 का मान 3010 बटे T/2, तो अब 2303 में 301 का गुणा करिए,
2303 में 301 का गुणा करना। तब आपको गुणा करने नहीं आ रहा है। 69 32 03 तो 4, ये देखिए ये 0 रख दिए थे, 3 अंक और 3 6 अंक, 2 2 4 2 6। अब ये हो गया टी हाफ। अब देखिए ये आ गया k बराबर, एक बार चेक कर लीजिए, आपका गुणा हमको लगता है गलत है। 2303 में 301 का गुणा करना था, तो आपका दशमलव में कहीं फॉल्ट हो गया है, 437 अंक हो गया। तो 0.6 टी बन गया फार्मूला। अब अगर आपको कक्षा 10 का याद हो तो कक्षा 10 में आपको यही सूत्र डायरेक्ट पढ़ाया गया था कि अर्धायु और विघटन स्थिरांक में ये संबंध होता है कि विघटन स्थिरांक बराबर 0.693 बटे अर्ध आयु। तो इस तरह अब ये सूत्र आपके पास आ गया अर्ध आयु लगाने का। तो अब अगर अब आप इसमें टी यहां कर दीजिए, उसका भाग दे दीजिए। बायो निकाल लीजिए। तो अब ये अब अगले दिन का टॉपिक है अपक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अपक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, जल्दी करिए।